Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today is basically lecture number 27 and we are talking about managing people in services. So in last lecture, we have discussed this topic. We have discussed the cycle of failure, cycle of mediocrity and cycle of सक्सेस। इन तीनों साइकिल्स के ऊपर हमने डिटेल के साथ डिस्कशन की थी। साइकिल ऑफ फेलियर के ऊपर भी, साइकिल ऑफ मेडियोक्रिटी एंड साइकिल ऑफ सक्सेस। इन तीनों साइकिल्स के अंदर हमने बात की थी। दीज आर बेसिकली फैक्टर्स विच में लीड टुवर्ड्स सक्सेस, फेलियर और मेडियोक्रिटी। सो इनकी बात हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। बेसिकली जो एक टॉपिक रह गया था लास्ट लेक्चर के अंदर, that how to get it right, इनको ठीक कैसे करना है, या फिर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं इनके ऊपर हमने डिस्कशन करनी थी। क्योंकि ये जो मैनेजिंग पीपल है ये हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। दिस इज़ बेसिकली एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM का ये टॉपिक है। सो सर्विसेज के लिए स्पेशली हमने यहाँ पे बात की कि फ्रंट लाइन पीपल्स को आपने जो वो कैसे इन्वॉल्व करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से आपने सेटिस्फाइड करना है ताकि वो सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। सो ये वाला टॉपिक जो वो आज यही से स्टार्ट करते हैं और फिर लीडरशिप के ऊपर जो वो हम चले जाएंगे। सो सबसे पहले सर्विस टैलेंट साइकिल की बात कर लेते हैं कि सर्विस टैलेंट साइकिल क्या होता है। बेसिकली इन दिस साइकिल वी आर गोइंग टू क्रिएट द लीडरशिप। सो लीडरशिप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि लीडरशिप क्या होती है, दैट फोकसेस ऑन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द फ्रंट लाइन, जो फ्रंट लाइन को भी सपोर्ट कर रही हो। देन इसी तरह से इट फोस्टर्स ऑन स्ट्रॉन्ग सर्विस कल्चर विद पैशन फॉर द सर्विस एंड प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली सर्विस क्वालिटी के ऊपर जिनका कंसर्न हो। एंड देन इट ड्राइव्स वैल्यूज दैट इंस्पायर्स energies and guide सर्विस प्रोवाइडर्स, मीन्स के जो सर्विस कल्चर है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल लीडरशिप। अब ये लीडरशिप का इम्पैक्ट जो वो इन चीज़ों के ऊपर आएगा, और ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी तो ये एक साइकिल फॉर्म में दोबारा से लीडरशिप को भी जो वो स्ट्रॉन्ग बना रही होगी। सो इस वजह से इसको बोला जाता है सर्विस टैलेंट साइकिल। इस सर्विस टैलेंट साइकिल के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हायर द राइट पीपल। पहली चीज़ जो वो मीन्स राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कि जिस जॉब के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है, जो पेटेंट जो वो वहाँ पे ऑक्यूपेशन या स्किल या प्रोफेशन रिक्वायर्ड है जिस जॉब के लिए, वो बेसिकली आप जो वो हायर करें। सो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पता है कल के लेक्चर के अंदर भी हम ये बात कर रहे थे, लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने बात की थी कि पुट एम्फोसिस ऑन सिलेक्शन, कि आपने सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर प्रॉपर जो वो एम्फोसिस करना है। वो यही एम्फोसिस है बेसिकली, दैट हायर द राइट पीपल, you have to hire right person for the right job. So be the preferred employer and compete for talent market share, compete for the talent market share, या आपने जो वो मार्केट में से जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं उनको आपने हायर करना है, तब जाके आप जो वो राइट पीपल जो वो कर सकेंगे। मीन्स यू हैव टू इंटेंसिफाई selection process to hire the right people for the organization and given job. एक जुमले में अगर इसको हम समराइज करना चाहें तो वी कैन से राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो जब आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब कर लेंगे तो देन दूसरी चीज आपने जो वो क्या क्रिएट करनी है, एनेबल योर पीपल। एनेबल योर पीपल मीन्स आप अपने एम्प्लॉयज को आपने एनेबल भी करना है। किस चीज के लिए एनेबल करना है? फॉर बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस, ताकि वो हाई परफॉर्मेंस जो वो अचीव कर सके। मींस उनके जो सर्विस डिलीवरी आइडियाज़ हैं, आइडियली क्रॉस फंक्शनल कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रक्चर उनको दें। देन इसी तरह से डेवलप टीम स्ट्रक्चर, ताकि वो टीम के अंदर, ग्रुप के अंदर काम कर सके। फिर इसी तरह से स्किल को यूटिलाइज करें। सो मींस के उनके लिए हाई परफॉर्मेंस जो वो कल्चर बिल्ड करें।
देन इसी तरह से एम्पावर करें उनको ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। एम्पावर क्या होता है कि आप उनको राइट दे दें फॉर द डिसीजन मेकिंग। मींस वो डमी जो है वो आपके एम्प्लॉयज नहीं होनी चाहिए कि जिनके पास इख्तियारात ही कोई ना हो, मींस जो कस्टमर सेंट्रिक ना हो सके, क्योंकि जितना एम्पावर्ड होगा एम्प्लॉय या आपका सर्विस पीपल जितने एम्पावर्ड होंगे उतने वो कस्टमर सेंट्रिक होंगे। मींस कस्टमर के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, कस्टमर की प्रॉब्लम को एट द स्पॉट रिजॉल्व कर सकेंगे। सो यू हैव टू एम्पावर योर फ्रंट लाइन वर्कर्स। देन इसी तरह से एक्सटेंसिव ट्रेनिंग उनको कराएं फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देन इसी तरह से स्ट्रेटेजी के ऊपर, देन इसी तरह से इंटरपर्सनल और टेक्निकल स्किल्स के ऊपर उनकी ट्रेनिंग करवाएं। देन प्रोडक्टिव सर्विस नॉलेज उनको दें। मींस आपने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग उनकी जो है वो करवानी है। मींस जिसको आप ये कह सकते हैं स्पेशल पर्पस या फिर फोकस्ड ट्रेनिंग आपने करवानी है। इससे क्या होंगे कि आपके एम्प्लॉइज या आपके जो सर्विस पर्सनल्स हैं, जो सर्विस पीपल हैं, वो एम्पावर्ड होंगे, वो ग्रूम्ड होंगे, उनकी जो वो ग्रोथ होगी। मींस ये इंडिविजुअल्स की, एम्प्लॉइज की बात हो रही है। जब एम्प्लॉइज ग्रूम होते हैं, जब एम्प्लॉइज ग्रो करते हैं तो ऑब्वियसली उससे क्या होता है कि आपकी जो वो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है। सो सिर्फ आपने उनको नॉलेज ही नहीं देना, सिर्फ एम्पावरमेंट भी नहीं देनी, उनको साथ साथ मोटिवेट भी करना है। फॉर एनर्जाइज एंड मोटिवेशन क्या काम करने पड़ते हैं आपको, जो वो ये तीसरी चीज जो यहाँ पे मेंशन है इस क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अंदर आप देखें तो यू हैव टू यूटिलाइज द फुल रेंज ऑफ रिवॉर्ड्स। मींस उनकी पे प्रॉपर रखें, उनको बोनस दें, उनको जॉब कंफर्ट दें, वर्क लाइफ बैलेंस के साथ। इसी तरह से फीडबैक लें उनसे, रिकग्नाइज करें उनकी ओपिनियंस को। देन इसी तरह से गोल अकम्पलिशमेंट के ऊपर उनको रिवॉर्ड्स और उनको बोनसेस और अलाउंसेस वगैरह जो है वो दें। क्योंकि हमेशा से रिवॉर्ड्स के साथ मोटिवेट किया जा सकता है एम्प्लॉयज को, बातों के साथ मोटिवेट जो वो कम किया जा सकता है। रादर देन आप क्या करें, उनको जो वो प्रॉपरली पे बैक करें। ऑब्वियसली अगर उन्होंने टारगेट अचीव किया तो उस टारगेट के लिए इंसेंटिव दें उनको, उनकी पे जो है वो अच्छी रखें, बोनसेस जो है वो दें, जॉब कंफर्ट उनके लिए क्रिएट करें, उनके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि जिसके अंदर वो जो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकें। सो ये आप देखिएगा, ये एक साइकिल के अंदर ये चीज़ें चलती जा रही हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से होगी क्या, सर्विस एक्सीलेंस और प्रोडक्टिविटी जो वो आएगी। To achieve service excellence and productivity, you have to hire right people, you have to enable your people, you have to motivate and energize your people। और इससे आपकी ओवरऑल सर्विस एक्सीलेंस अचीव होगी। जब सर्विस एक्सीलेंस अचीव होगी तो इट मींस कि आपकी आपके एम्प्लॉयज के साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो कर रही है। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वॉज द टॉपिक फ्रॉम द लास्ट लेक्चर जो हमारा रह गया था, जो हमने कवर करना था। सो आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो इस आउटलाइन के मुताबिक हमने ये की थीम्स में से ये सारे जो वो डिस्कस कर रहे थे, जस्ट लाइक सर्विस एम्प्लॉयज आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हमने इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर ली थी। फ्रंट लाइन वर्कर्स के ऊपर बात कर ली थी, साइकिल्स ऑफ फेलियर, मीडियोक्रिटी एंड सक्सेस के ऊपर बात कर ली थी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बात कर ली थी। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे सर्विस लीडरशिप और कल्चर के ऊपर, ताकि इस जो वो चैप्टर को भी सम अप किया जा सके और समराइज किया जा सके। सो सर्विस लीडरशिप और कल्चर को समझने के लिए बेसिकली सबसे पहले आपको लीडरशिप और कल्चर को समझना पड़ेगा। लीडरशिप बोलते हैं आपकी जो कमांड होती है, जिनके पास जो टॉप मैनेजमेंट होती है, बेसिकली यूजुअली लीडरशिप जो वो उन्हीं के पास है। जो आपके टॉप मैनेजर्स हैं, जैसे आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जैसे CFOs हैं, जैसे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दीज आर बेसिकली लीडरशिप्स। सो स्पेशली इन सर्विस मार्केटिंग या सर्विस मैनेजमेंट आपकी जो टॉप लीडरशिप है उसकी बात की जा रही है इन सर्विस लीडरशिप। और कल्चर क्या है, कल्चर आर बेसिकली शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड कल्चर। ठीक है, जो शेयर्ड एथिक्स, कोर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑब्वियसली आपका जो वो कल्चर बनाएंगी। सारे के सारे वो एक्टर्स और वो सारे के सारे फोर्सेस ओवरऑल जो मिलके उस जो वो इन्वायरमेंट को बिल्ड कर रहे हैं, उसको आप कल्चर बोलते हैं। सो सबसे पहले
जो सर्विस लीडरशिप है उसके अंदर अगर हम बात करें तो जो करिज्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये क्या होती है? It is basically to change the frontline personal values and goal to be consistent with the firm. It motivates the staffs to perform at their best. ये obviously leadership का जो सबसे basic काम है वो क्या है कि वो अपने स्टाफ को मोटिवेट रखें, वो अपने से जो सबॉर्डिनेट हैं, जो अपने से नीचे हैं, उनको मोटिवेट रखें, उनको साथ लेके चलें। ठीक है, इसीलिए इनके लिए लीडरशिप के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स जो वो रिक्वायर्ड होती है। इंटरपर्सनल स्किल्स होती ये हैं टू कम्युनिकेट विद द सबॉर्डिनेट्स एंड टू मोटिवेट देम, मींस के आपने काम करवाने के लिए टू गेट देयर जॉब डन आपने उनको जो वो मोटिवेट भी रखना है। और सर्विस कल्चर क्या है? कैन बी डिफाइंड एज शेयर परसेप्शन ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स और ऑफ व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, जिस चीज को आप बोलते हैं सर्विस कल्चर। सो अ स्ट्रॉन्ग सर्विस कल्चर फोकस ऑन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द फ्रंट लाइन विद द टॉप मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व, कि आपकी जो वो फ्रंट लाइन सबसे जो वो उसमें फोकस, क्योंकि फ्रंट लाइन है क्या बेसिकली, जिनका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है। सो जब कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है तो इट मींस के स्ट्रॉन्ग सर्विस कल्चर का फोकस जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वो फ्रंट लाइन के ऊपर होगा विद टॉप मैनेजमेंट। आपकी मिडिल और टॉप मैनेजमेंट इनके साथ मिल के जो वो एक एक्टिवली इन्वॉल्व्ड कल्चर जो वो क्रिएट करेंगे तो देन एक सर्विस कल्चर जो वो क्रिएट होगा। इसकी एग्जांपल एक ऐसे भी ले ले, ये आपने नॉर्मली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी ये पैरामिड जो वो देखा होगा, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल पैरामिड, जिसके अंदर जो वो आपने जो वो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट जो वो ये पढ़ी थी। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट कौन सी होती है? जैसे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओज और जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं वो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं। इसीलिए इसके साथ साथ जो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज को जो वो परफॉर्म कर रही होती है, जो ऊपर भी कम्युनिकेट कर रही है टॉप मैनेजमेंट के साथ, वहां से इंस्ट्रक्शंस ले रही है, और नीचे जो वो फ्रंट लाइन जो स्टाफ है, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है, उनके साथ भी जो वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो ये एक जो वो इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पैरामेडिक होता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और देन फ्रंट लाइन स्टाफ। लेकिन ये ट्रेडिशनल पैरामिड है। अगर आप देखें कि सर्विस कल्चर के अंदर क्या होता है कि आपको कस्टमर फोकस्ड होना पड़ता है। सो यहाँ पे आपका फोकस जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। आप ये देखिएगा कि ये सारे का सारा इसको रिवर्स करके मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट दे आर सपोर्टिंग देयर फ्रंट लाइन स्टाफ। इस फ्रंट लाइन स्टाफ को जो वो रेड हाईलाइट करके जो वो शो करवाया गया है कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट विद देयर कोऑपरेशन, के मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट इन दोनों की सपोर्ट के साथ फ्रंट लाइन स्टाफ इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद द कस्टमर्स, they are concerned with the customers, they are continuously developing relationship with the customers, they are resolving the problems of the customers. So इस वजह से फ्रंट लाइन स्टाफ और कस्टमर का क्योंकि एक जो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उसके साथ जो वो उनका इंटरेक्शन रहता है, इनका कांटेक्ट रहता है, इसलिए जो इन्वर्टेड पैरामिड है विद कस्टमर एंड फ्रंट लाइन फोकस, इसकी बैक एंड पे जो है वो मिडिल लेवल और टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट जो है वो शामिल होती है, और फिर ये फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है वो फ्रंट लाइन स्टाफ को आगे जो वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है और इनको एम्पावर्ड किया जाता है सो दैट दे कैन टेक डिसीजंस एंड रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द customers. So this is what we called service focused or customer focused organizations. एक टर्म है जी इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है कि आपकी ये जो एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, इनको सेटिस्फाई करना, इनके लिए जो वो फैसिलिटेट करना, ये बड़ा जरूरी है।
इफेक्टिव इंटरनल मार्केटिंग हेल्प्स टू इंश्योर एफिशिएंट एंड सेटिस्फैक्टरी सर्विस डिलीवरी, कि वो सर्विस डिलीवरी जो वो एफिशिएंट और सेटिस्फैक्टरी होगी। देन इसी तरह से इट अचीव्स हार्मोनियस एंड प्रोडक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप्स। देन बिल्ड एम्प्लॉय ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी, कि वो एम्प्लॉयज जब उनको उनको ट्रस्ट होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रिस्पेक्ट होगी, लॉयल्टी होगी विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनल मार्केटिंग स्ट्रांग होगी। अब इस इंटरनल मार्केटिंग से होगा क्या, इस इंटरनल मार्केटिंग से एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होता है, ठीक है। और आपको हमने ये पिछले कई लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि वर्ड ऑफ माउथ की भी एक इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इज बेसिकली टूल फॉर द मार्केटिंग, कि आप जो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जब इंटरनली इतना स्ट्रांग बनाएंगे, इंटरनली जो वो आपके एम्प्लॉयज उसके साथ जो वो ट्रस्टेड हैं, उसके साथ जो सेटिस्फाइड हैं, तो ऑब्वियसली बाहर भी एक्सटर्नली भी वो पॉजिटिव इमेज जो वो रिफ्लेक्ट करेंगे। जब पॉजिटिव इमेज रिफ्लेक्ट करेंगे तो कस्टमर बेस जो वो ज्यादा होगी, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होंगे, उससे जो वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो रहा होगा। सो इस वजह से इंटरनल मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है फॉर द सर्विस बिजनेस दैट ऑपरेट इन वाइडली डिस्पर्स्ड साइट। सो इस वजह से, और ये यूजुअली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लार्ज कॉर्पोरेशंस के अंदर जो वो इंटरनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो वो इवॉल्व होता है। सो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज सर्विस प्रॉफिट चेन। सर्विस प्रॉफिट चेन क्या है, कि आपने किस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केटिंग के कॉम्बिनेशन के साथ एक जो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस बनाना है इसी सर्विसेज में से, इसको डिस्कस किया जाता है सर्विस प्रॉफिट चेन के अंदर। ये किस तरह से जो वो क्रिएट होता है, सबसे पहले जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंटरनल मार्केटिंग की, तो आप देखिएगा दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनल क्वाड्रेंट, देन सर्विस कॉन्सेप्ट, देन इट विल लीड्स टुवर्ड एक्सटर्नल, और फिर ये इसी तरह से साइकिल रिपीट होगा। इंटरनल के अंदर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी एंड सर्विस डिलीवरी सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज जो वो लॉयल्टी है, लॉयल्टी है तो प्रोडक्टिविटी आएगी, प्रोडक्टिविटी होगी तो सर्विस क्वालिटी जो वो आउटपुट अच्छी आएगी, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी, कैपेबिलिटी जो वो इंक्रीज होगी, फिर इससे सेटिस्फेक्शन होगी, जब सेटिस्फेक्शन होगी तो अगेन लॉयल्टी आएगी, और लॉयल्टी आएगी तो प्रोडक्टिविटी, मींस ये साइकिल इसी तरह से रिपीट करता जाएगा। And this is for the employees, this internal marketing is basically for the employees, कि आपने कस्टमर अपने एम्प्लॉयज के लिए लॉयल्टी इंक्रीज करनी है। जब लॉयल्टी इंक्रीज करेंगे, और वो कैसे करेंगे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, थ्रू मोटिवेशन, थ्रू रिवॉर्ड्स, थ्रू बोनसेस, थ्रू अलाउंसेस, थ्रू कंफर्ट जॉब एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें, थ्रू स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग, ठीक है, थ्रू इंटेंसिव सिलेक्शन क्राइटेरियाज, ये सारे जब आप काम कर रहे होंगे तो इंटरनल मार्केटिंग स्ट्रांग हो रही होगी। इससे, इस सब से जब इंटरनली कस्टमर से आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे तो सर्विस वैल्यूज जो वो इंक्रीज होंगे, सर्विस कॉन्सेप्ट यानी कि जो आपका है, दैट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सर्विस वैल्यू। जब स्ट्रॉन्ग सर्विस वैल्यू होगी तो दिस वुड क्रिएट एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग सेटिस्फेक्शन। अब ये कस्टमर की तरफ बात आ गई है, ये एम्प्लॉयज की थी। जब एम्प्लॉयज जो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, सेटिस्फाइड होंगे कंपनी के साथ, तो उससे आपकी सर्विस वैल्यूज बिल्ड होंगी। जब सर्विस वैल्यूज बिल्ड होंगी तो जो आपकी टारगेट मार्केट है वो सेटिस्फाइड होगी, कस्टमर आपके लॉयल जो वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। लॉयल कस्टमर्स, ऑब्वियसली जब कस्टमर पूल ज्यादा होता है, कस्टमर बेस ज्यादा हो गया, मार्केट शेयर आपका ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली उससे रेवेन्यू जनरेशन होती है, ग्रोथ आपकी जो वो हो रही है, इससे जो वो ऑब्वियसली आपके जो वो प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सो रेवेन्यूज आएंगे तो इसका साइकिल आप दोबारा से देखें कि रेवेन्यूज का ताल्लुक प्रॉफिटेबिलिटी के साथ होता है, क्योंकि जितना रेवेन्यू ज्यादा होगा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। सो प्रॉफिटेबिलिटी अगेन जो वो दोबारा से इंटरनल स्ट्रॉन्ग जो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, फिर सर्विस कॉन्सेप्ट जो वो दोबारा से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो वो अच्छा खासा स्पेंड कर रहे होते हैं, और इसी तरह से फिर जो वो टारगेट कस्टमर्स भी स्ट्रॉन्ग जो वो क्रिएट होते हैं, आपके सेटिस्फाइड कस्टमर या लॉयल कस्टमर्स जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सर्विस प्रॉफिट चेन। इसको जो वो इस चेन के थ्रू भी, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है सर्विस प्रॉफिट चेन के अंदर, सबसे पहले आप देखें इंटरनल सर्विस क्वालिटी,
अगर ये इंटरनल सर्विस क्वालिटी होगी मींस आपकी स्ट्रांग होगी तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन आएगी। जब एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन होगी तो एम्प्लॉयज रिटेन भी करेंगे और एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव भी होंगे। रिटेंशन का मतलब ये होता है कि आपके साथ स्टे करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा अरसे तक जो वो रहेंगे। टर्नओवर रेशियो कम होगा, आपके एम्प्लॉयज कम आपको छोड़ के जाएंगे। जब वो कम छोड़ के जाएंगे वो प्रोडक्टिव होंगे, मींस के वो एफिशिएंट होंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे एक्सटर्नल सर्विस वैल्यूज क्रिएट हो रही होंगी। एक्सटर्नल सर्विस वैल्यूज जब क्रिएट होंगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली वो लॉयल हो जाता है। और इसकी कई सारी एग्जांपल्स हैं। आप ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी जो है वो इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया, आप अगर सेंसोडाइन यूज करते हैं तो आप हर मंथ अपनी ग्रोसरी के अंदर सेंसोडाइन ही परचेज करके लाते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर बेसिकली लॉयल कस्टमर ऑफ सेंसोडाइन। इसी तरह से अगर आप कोलगेट यूज करते हैं या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें, अगर आप वो कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं तो इट मींस यू आर लॉयल कस्टमर ऑफ दैट ब्रांड। सो दिस विल क्रिएट कस्टमर लॉयलिटी। जब कस्टमर लॉयलिटी होगी तो रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ आएगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। सो ये दोनों फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है। सो ये वाला ताल्लुक जो है वो कस्टमर के साथ है, ये वाला जो है वो आपका पोर्शन जो है वो एम्प्लॉयज के साथ है। एम्प्लॉयज स्ट्रांग होंगे, उनके ऊपर आपने एफिशिएंसी, उनके ऊपर उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर आपने वर्क किया, एफर्ट किए, तो इसका ताल्लुक उसका इफेक्ट आपको कस्टमर के साथ भी नजर आएगा। जब एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड होंगे। सो इस वजह से दिस विल क्रिएट links between employees and customers. So these are basically the links in service profit chain. Service profit chain आपके employees means internal और external का combination से जो है वो आपकी service profit chain जो है वो बन रही है। So thank you so much. This was today's lecture. Obviously, if you have any question, you can ask me.